जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के इस सेशन में समास एवं समास विग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर पूछे जाते हैं। समास व्याकरण का वह भाग है जो उसकी मजबूती को प्रदान करता है, ये इसकी नींव की हड्डी भी मानी जाती है। चलिए इसका अर्थ माने जाए, परिभाषा और अर्थ इसका समझ लेते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त होना, यानी बड़े पद को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द है उसे सामसिक या समास पद कहते हैं। दो या दो से अधिक अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। सामसिक पद का अर्थ होता है अनुकूल विभाजित करना, यानी विग्रह करना। समास का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो समास की भेद जान लेते हैं। सामान्यतः समास चार प्रकार के होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास के 6 कारकों में होते हैं, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, ये इसके भेद थे। चलो इनके प्रश्नोत्तर जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर आपको संपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, यह लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? और यथाशक्ति में जो समास होगा उसकी बात करें, कर्मधारय नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, इसमें होगा अव्ययभाव समास। क्यों? क्योंकि अव्ययभाव की समास की परिभाषा है जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो। ठीक है, दो पद होते हैं इसमें, जैसे यथाशक्ति में दो पद कैसे होते हैं, जैसे यथा और शक्ति, ये दो पद हो गए। पूर्व पद और उत्तर पद इसको माना, इसको पूर्व पद कहते हैं और इसको शक्ति को जो है ये उत्तर पद हो गया। दो शब्दों का जोड़ है ये। समास का मतलब विस्तृत वाले को एक संक्षिप्त रूप प्रदान करना। यथा का मतलब होती है जैसी, और शक्ति का मतलब ताकत, जैसी ताकत। इतना बड़ा न करके उसको यथाशक्ति कहता है। यथा जो है वो अव्यय शब्द है और शक्ति जो है वो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व पद, इसमें अव्यय शब्द होना चाहिए और वो अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात करें, षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, मध्यम पदलोपी नहीं होगा, अलुक समास नहीं होगा, इसमें जो होगा ये द्विगु समास होगा, द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा है जिसमें पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद की बात हम कर रहे हैं, त्रिधन भुज। इसको पहले समास को पहचानने के लिए सबसे पहले पद को तोड़ना पड़ता है, यानी उसको अलग करना पड़ता है, जैसे संधि में करते हैं। उसी तरीके से यहां आ गया त्रिधन भुज। त्रि का मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाएं हैं जिसकी। तो इसमें द्विगु समास की परिभाषा है कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाची का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्यावाची होनी चाहिए। ठीक है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, देशभक्त। देशभक्त में कौन सा समास है? ठीक है, संस्कृत में इसकी अगर विच्छेद की बात करें तो देशानाम भक्ता, देश का भक्त। इसमें क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा या बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा। ठीक है, अव्ययभाव तो होगा नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द हो, यानी इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? देश और भक्त, देश का भक्त। और का चिन्ह जहां आता है वो षष्ठी तत्पुरुष बन जाता है, यानी का की के रा री रे जो है वो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, षष्ठी कारक का, यानी संबंध कारक का चिन्ह है। देश के साथ उसका संबंध है, इसलिए वो भक्त है, इसलिए
षष्ठी तत्पुरुष इसका समास हो गया। ठीक है, समास कोई कठिन नहीं, केवल इसको समझने की और पहचानने की विधि मालूम होनी चाहिए। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है? नहीं है। अव्ययभाव है? नहीं है। तत्पुरुष है? नहीं है। इसमें बहुब्रीहि समास होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि चतुर्भुज, चतु धनभुज, अभी तो आपने ऊपर बताया कि जिसका संख्यावाची हो पूर्व पद, लेकिन संख्यावाची हो लेकिन वो तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा हो, उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है जिसका उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों प्रधान न होकर के तीसरा प्रधान हो। तो चतुर्भुज का मतलब क्या है? चार भुजों वाला, यानी जिसकी चार भुजाएं होती है वो चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दही बड़ा, दही बड़ा में क्या होगा? द्विगु नहीं माना जाएगा, अलुक नहीं माना जाएगा, मध्यम नहीं माना जाएगा, इसमें सप्तमी तत्पुरुष होगा। और सप्तमी तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? दही बड़ा सप्तमी तत्पुरुष का मतलब है यानी अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का मतलब होता है जहां अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसमें अधिकार की भावना जागृत होती है। दही और बड़ा, उस बड़े में दही का अधिकार है, इसलिए वो सप्तमी तत्पुरुष दही में बड़ा। और में चिन्ह भी इसका चिन्ह है, सप्तमी यानी अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो में है, दही में बड़ा, ये बड़े में दही, तो जो में चिन्ह भी जो यहां आता है वो सप्तमी कारक माना जाता है। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 6 की, आजकल शब्द में कौन सा समास है? आजकल, इसकी पूर्व पद और उत्तर पद की बात करें, आज और कल। ठीक है, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा। जल्दी से पहचानिए। तो इसमें जो होगा वो द्वंद्व होगा, ये दोनों नहीं होंगे। क्यों? द्वंद्व समास इसमें होगा। हमने कहा था जिस द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मुख्य हो, और दूसरी परिभाषा क्या है इसकी कि दोनों विपरीतार्थक हो, यानी विलोम शब्द हो, आज और कल। आज का विलोम है कल। ठीक है, तो एक क्या है? आज भी उतना इंपॉर्टेंट है, कल भी उतना इंपॉर्टेंट है, दोनों महत्व है, और दोनों जहां प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? अब पंचपात्र में कौन सा समास है? इसकी अगर विग्रह की बात करें तो ये आ गया, पूर्व पद आ गया पंच और पात्र, पांच पात्र। हिंदी में अगर इसकी करें के विच्छेद करें तो पांच पात्र है जो, लेकिन संस्कृत में करें तो पंचानाम पात्रानाम समाहारा पंचपात्र। तो इसमें जो है कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। क्यों? कर्मधारय की पहचान है कि विशेष और विशेषण हो, बहुब्रीहि की पहचान है जिसका तीसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास की विशेषता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो गया, यानी 5 है जो पात्र वो पंचपात्र हो गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 8 की, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? शोकाकुल, विच्छेद की बात करें, शोक धन आकुल, शोक धन आकुल, और वो पुरुष ही होगा, कोई व्यक्ति ही होगा। शोक में आकुल यानी डूबा हुआ है, जो शोक में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ, जो कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि विशेष विशेषण नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं, द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि संख्यावाची नहीं है। इसमें जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है शोक में डूबने वाला उत्तर पद प्रधान हो गया इसका कुल। ठीक है, शोक में आकुल है जो डूबा हुआ है, वो व्यक्ति डूबा हुआ है कोई शोक में। ठीक है, जहां उत्तर पद की प्रधानता हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, बात करें अगर प्रश्न नंबर 9 की, नील गाय में कौन सा समास होता है? अगर इसकी विग्रह की बात करें, नील धन गाय, सॉरी, ठीक है,
नील धन गाय, नीली है जो गाय। अब हमने अभी ऊपर बताया, आप बता सकते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यव, द्वंद्व। बहुत सरल है समास, क्योंकि समझने की आवश्यकता है। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि उत्तर पद प्रधान नहीं है। अव्यय भाव नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद अव्यय नहीं है। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। इसमें कर्मधारय समास होगा। अभी हमने ऊपर बताया था कि जिसमें विशेष और विशेषण की उपयोगिता दर्शाई जाती है वो कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि इसमें विशेषण क्या है, नील, यानी नीली है जो गाय, वो नील गाय होगा। नीला रंग जो है उसका विशेषण हो गया। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? विच्छेद क्या होगा? रोग धन पीड़ित, रोग से पीड़ित है जो, जहां जो की बात आ जाती है वो तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्मधारय नहीं होगा, विशेष विशेषण नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं है, पूर्व पद अव्यय शब्द नहीं है, बल्कि विशेष विशेषण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, पंचानन में कौन सा समास है? अब इधर देखिए, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास। तो इसमें द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर पूर्व पद उत्तर पद की बात करें, पंच आनन, तो पंच आनन का मतलब पांच है मुख जिसके, तो ये किसका? तीसरे का प्रतीक करा, किसका है? पांचवा मुख। इसमें द्विगु समास नहीं होगा कि यहां पांच आ रहा तो हम इसको द्विगु समास कर दे। यहां पंच आनन किसी तीसरा अर्थ प्रतीत हो रहा, इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। और बहुव्रीहि समास का अर्थ है कि जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। पंचानन यानी किसी देव का नाम है, पांच मुख वाले। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 की, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है? तो तत्पुरुष समास इसमें होगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास राइट आंसर होगा। इसका पूर्व पद है रसोई और उत्तर पद है घर। क्योंकि तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, घर क्या हो गया? मुख्य हो गया। वो रसोई जो हो गया वो मुख्य नहीं है, वो रसोई घर भी हो सकता है, पूजा घर भी हो सकता है, ठीक है, शयन कक्ष भी हो सकता है, मतलब घर मुख्य है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास होगा नहीं, क्योंकि इसका तीसरा पद नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा और कर्मधारय भी नहीं होगा। ठीक है। राइट आंसर तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 13 है, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास है? यहां भी वही है, लोक नायक। लोक मतलब संसार का, नायक मतलब राजा, संसार का राजा। तो कौन होगा? तत्पुरुष होगा या द्विगु होगा या द्वंद्व होगा या अव्ययभाव होगा? यहां पर भी आएगा, क्योंकि लोक का नायक है जो यानी उस व्यक्ति की, उस पुरुष की बात की है, अर्थात तत्पुरुष समास इसमें होगा। द्विगु, द्वंद्व और अव्ययभाव नहीं होगा, क्योंकि उस पुरुष की बात कर रहे हैं। लोक यानी संसार और नायक, संसार का नायक है जो, वो लोक नायक होगा, यानी तत्पुरुष समास की बात की जा रही है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, लौह पुरुष में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 14, लौह पुरुष में कौन सा समास है? इसमें क्या है? वो पूर्व पद है लौह, उत्तर पद है पुरुष, यानी लौह और पुरुष, लोहे जैसा मजबूत पुरुष। कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा? तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व तो होगा ही नहीं। इसमें है कर्मधारय, और कर्मधारय समास की पहचान क्या है? जिसमें विशेष और विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यहां पर विशेषण आ गया लौह और विशेष आ गया पुरुष। उस पुरुष की उपाधि दी है कि लोहे के समान जो मजबूत है। ठीक है। कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में कौन सा समास है? ठीक है। यहां भी मुंह धन तोड़, मुंह और तोड़, पूर्व पद हो गया मुंह और तोड़। ठीक है। तोड़ इसमें जो है वो उत्तर पद हो जाएगा, यानी मुख्य हो जाएगा। तोड़ना मुख्य हो गया, वो मुंह तोड़, चाहे हाथ तोड़ या अन्य चीज। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। अव्यय भाव भी नहीं होगा क्योंकि अव्यय पद नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा कि दोनों पद प्रधान नहीं है, द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाची नहीं है, तो इसलिए तत्पुरुष समास इसका अर्थ हो जाएगा। 16वां प्रश्न है,
नीलकंठ में कौन सा समास है? अब नीलकंठ में जो समास है कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा? अब राइट आंसर की बात करें तो इसमें तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि उत्तर पद प्रधान नहीं है, द्विगु भी नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है, द्वंद्व भी नहीं होगा। इसमें बहुब्रीय समास इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बहुब्रीय समास का मतलब है जिसमें तीसरा अर्थ निकालता है। तो तीसरा अर्थ निकाला नील गाय, नीली है जो गाय, नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ वो किसका नाम है? शिव का नाम है। अर्थात तीसरा अर्थ निकाल रहा है शिव, नीला है जिसका कंठ वो नीलकंठ, नीलाकंठ किसका है? शिव का है। तो अर्थात तीसरा अर्थ निकाला यानी बहुब्रीय समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में कौन सा समास है? मृग का मतलब मृग, नयन मतलब आंखें, मृग के समान है जिसकी आंखें, क्या आएगा? द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि विशेष और विशेषण की बात की है कि मृग नहीं है, ये मृग के समान इसकी आंखें, तो मृग आगे विशेष, नयन, नयन आगे विशेष और मृग आगे यहाँ पर विशेषण, क्योंकि मृग के समान जिसकी आंखें हो मृग नयन हो गया, मृग नयन हो गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 18 की, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृषि धन प्रधान। ठीक है, कृषि और प्रधान उत्तर पद पूर्व पद हो गया, द्विगु आएगा नहीं, द्वंद्व आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि में कृषि जो प्रधान कृषि, ठीक है, द्वंद्व समास तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, प्रश्न नंबर 19 करेंगे, दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध रोटी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? तत्पुरुष होगा नहीं, द्विगु भी होगा नहीं, कर्मधारय भी होगा नहीं, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास के एक और परिभाषा हम बता देते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह आ जाता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, यानी जैसे इसमें दूध डैश रोटी आ रही, दोनों पद प्रधान है, दूध भी प्रधान है और रोटी भी मुख्य प्रधान है। जिसमें दो पद आता है और जिसमें संयोजक चिन्ह आ जाता है वो द्वंद्व समास कहलाता है, अर्थात द्वंद्व समास इसका होगा। 20वां है, भूदान में कौन सा समास है? भूदान, भू मतलब पृथ्वी और दान, पृथ्वी का दान, दो पद हो गए, भू और दान। तो क्या हो जाएगा? अव्यभाव होगा नहीं, उत्तर पद नहीं, कर्मधारय, विशेष विशेषण भी नहीं है, द्विगु भी नहीं होगा, कर्म संख्यावाचक नहीं, इसमें तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भूदान, भू मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी का दान करने वाला जो होगा वो कोई पुरुष ही तो होगा। ठीक है, तो उस पुरुष की यानी तत्पुरुष समास की इसमें उदाहरण बताया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, देश सेवा में कौन सा समास है? देश की सेवा, देश सेवा यानी देश की सेवा, कर्मधारय नहीं होगा, विशेष विशेषण है, द्विगु भी नहीं, बहुब्री भी नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश की सेवा करता है जो, वो देश सेवा हो गया, या देश सेवक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर आएगा देश सेवा यानी देश की सेवा, यानी देश की सेवा करने वाला कोई पुरुष होगा, अर्थात तत्पुरुष समास इसका होगा। उत्तर पद प्रधान है, सेवा करना प्रधान हो गया, वो देश की करो, माता की करो, पिता की करो, लेकिन सेवा जो है उत्तर पद है यानी प्रधान है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 22 की, दिनकर में कौन सा समास है? दिनकर में कौन सा समास है? कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्री हो गया, द्विगु हो गया, कौन सा समास होगा? गैस कीजिए, सॉरी इस पे लगा दें। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए यानी तत्पुरुष समास। दिनकर, दिन में जो उदयमान है, द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय नहीं, विशेष विशेषण है, दिन में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है यानी सूरज, उसका नाम दिनकर भी है। ठीक है, तत्पुरुष समास इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष
कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु। तो इसका जो है शरण धन आगत, अर्थात इसका विच्छेद हो जाएगा। शरण में आया हुआ कौन होगा? वह पुरुष होगा कोई, ठीक है, शरण में आया हुआ व्यक्ति होगा, अर्थात तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। आगत यानी आना, आने वाला, ये प्रधान हो गया, तत्पुरुष समास इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास हो जाएगा? अजात शत्रु में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी अजात शत्रु, यानी जो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वो अजात शत्रु तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 25 की, पंचाम में कौन सा समास है? पंचधन आब, दो पद हो गए इसमें, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसमें द्विगु समास हो गया। पंचधन अजाब, चाको जा हो जाता है, पांच है जो जाप, ठीक है, द्विगु समास इसमें हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक आ जाए। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, श्रमसाध्या में कौन सा समास है? श्रमसाध्या, श्रमधन असाध्य, श्रमधन साध्य, इसमें तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। श्रम साध्य, श्रम को जो अपनाने वाला है वह कौन होगा? कोई पुरुष ही होगा ना, तो अर्थात तत्पुरुष समास का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, मातृभाषा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मातृभाषा, मातृ है जिसकी भाषा, माता की भाषा है जो, या मातृभाषा है जिसकी, वह हो गया तत्पुरुष समास, यानी वह कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। भाषा जो है उत्तर पद हो गया और उससे प्रधान हो गया। वो मातृ भी हो सकती, पितृ भी हो सकती है, देशज भी हो सकती है, विदेशज भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 की, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है। नहीं है कहा उसने। अब यथाशक्ति, अब अव्ययभाव का मतलब क्या है? जिसमें पूर्व पद अव्यय हो वो अव्ययभाव समास कहलाता है। यथाशक्ति, यथा इसमें अव्यय पद हो गया। बे मतलब, बे इसमें अव्यय शब्द हो गया। प्रतिवर्ष, प्रति इसमें अव्यय शब्द हो गया। लोकप्रिय, तो लोकप्रिय एक शब्द है, वह व्यक्ति बहुत लोकप्रिय है, अर्थात लोकप्रिय इसका गलत आंसर हो, सही आंसर हो जाएगा, यानी लोकप्रिय में अव्यय समास नहीं है, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, निम्न शब्दों में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण, निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? यथोचित, अब कर्मधारय का मतलब क्या था? विशेष और विशेषण हो। यथोचित नहीं है, यथाधन उचित अव्ययभाव समास है। दोपहर, दो है जो पहर, द्विगु समास आ गया। विद्यालय, इसमें भी वी उपसर्ग है। तो पर्णकुटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्णकुटी, कुटी का मतलब कुटिया, ठीक है। पर्ण यानी जो सोने के समान प्रतीत होती है, जो घास फूस की बनी हुई है, ठीक है। कुटिया तो है लेकिन कैसे है? घास फूस की बनी हुई है, ठीक है। जंगलों में निवास, जंगलों में बनी और कैसी? घास फूस की बनी हुई है। विशेष और विशेषण आ गया। कुटी का मतलब कुटिया, पर्ण का मतलब घास फूस की, यानी विशेष और विशेषण हो गया। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 30 की, निम्न शब्दों में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? अब द्विगु समास का कौन हो जाएगा? सतसई, दीनानाथ, हानि लाभ, पुरुष लौह। ये हानि लाभ जो है ये द्वंद्व समास हो जाएगा। लौह पुरुष ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दीनानाथ, दीन धन अनाथ, दीन है जो नाथ है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सतसई में आ जाएगा आपका द्विगु समास, क्योंकि सत का मतलब सात, सही, ठीक है, सात संख्यावाचक इसमें हो गया, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 31 की, निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है? अब यहां भी नहीं है पूछा है,
द्विगु समास नहीं है। और द्विगु समास मैंने क्या बताया कि जिसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। नवरात्र इसमें द्विगु समास है, राइट आंसर नहीं सॉरी नवरात्र द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह है जो, त्रिलोक 3 लोक है जो, और चतुर्भुज, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला है जो, अर्थात उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, बात राइट आंसर इसमें चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये चतुर्भुज जो है ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 32 की, निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो हमने अभी बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि जिसमें योजक चिन्ह होता है। अब योजक चिन्ह तो सभी में, सोचने वाली बात है, लेकिन हमने दूसरा नियम भी पढ़ना है। दूसरा नियम क्या, चल अभी बताते हैं। पाप पुण्य द्वंद्व समास है जो विलोम पद भी हो, विलोम पद भी दिख रहा हो, पाप पुण्य ये विलोम शब्द है। ठीक है, पाप भी उतना प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है। देश विदेश ये भी विलोम शब्द है, देश भी उतना ही प्रधान है और विदेश भी इतना ही प्रधान है। राग द्वेष ये भी विलोम शब्द है, राग द्वेष। ठीक है, ये धर्म और भ्रष्ट ये अलग हो गया, विपरीत हो गया। योजक चिन्ह तो है लेकिन विलोम शब्द भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ये दोनों अलग है। धर्म तो क्या हो गया, प्रधान हो गया, और भ्रष्ट प्रधान नहीं, भ्रष्टाचार प्रधान नहीं है। ठीक है, अर्थात राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट द्वंद्व समास नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 33 की, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कौन कर्मधारय का उदाहरण नहीं है? अब कर्मधारय की हमने बात क्या की थी, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद विशेष विशेषण हो। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, तो कमल आ गया विशेषण, नीला आ गया, नीला आ गया विशेषण, यानी इसमें कर्मधारय समास है। नील गाय अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नीली है जो गाय विशेष्य और विशेषण, ये भी नहीं है। महावीर, ठीक है, महावीर, महा है जो भी, महाधन वीर, ठीक है, विशेष और विशेषण, महा आ गया विशेषण, महा आ गया विशेष्य और वीर आ गया विशेषण, ये भी नहीं है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीतांबर, पीता अंबरा इससे स पीतांबरा, अर्थात पीला जो अंबर धारण किया हुआ है, और वो विष्णु भगवान को कहा जाता है पीतांबरधारी। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास इसमें है, तो ये पीतांबर राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 34 की, निम्न शब्दों में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? अब बात करें बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या बताया, पहचान क्या बताया कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान न हो करके तीसरा अर्थ निकलता हो, वो बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, चक्रधर, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र जिसने धारण कर रखे हो चक्रधर हो गया, यानी विष्णु भगवान का नाम है। दशानन, दस है आनन यानी मुख जिसके, वो रावण का नाम आ गया। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वो शिव आ गया। महापुरुष ये कर्मधारय समास है, ना कि ये बहुब्रीहि समास है, अर्थात राइट आंसर इसका कर्मधारय हो गया, ये वो सॉरी महापुरुष हो जाएगा, ये कर्मधारक का उदाहरण है। ठीक है, बात करें आखिरी प्रश्न की, निम्न शब्दों में कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययभाव समास हमने बताया था, जिसका उत्तर पद जो है वो, जिसका उत्तर पद अव्ययभाव अव्यय शब्द हो। आमरण उत्तर पद अव्यय शब्द है, आधन मरण आ इसका क्या आ गया, अव्यय शब्द आ गया। नी भी इसका अव्यय शब्द है, भर इसका अव्यय शब्द आ गया, और ये शोकाकुल जो है इसमें अव्ययभाव समास नहीं है, जबकि ये शोकाकुल जो है ये शब्द हो गया, इस अर्थात शोकाकुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शोक में आकुल है जो, शोक में डूबा हुआ है जो, तत्पुरुष समास इसमें होगा, ना कि अव्ययभाव समास। ठीक है, राइट आंसर शोकाकुल। तो ये हमने 35 प्रश्नों को हल किया और संपूर्ण समास के बारे में आपको बताया। आशा है इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और आपने जो इससे प्राप्त किया हो उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समय समय पर हम ऐसी वीडियो लाते रहें। सुबह का सेशन जो है 10 बजे का हमारा होता है, वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है। अर्थात आपके लिए ऐसे ऐसे हिंदी के नए नए नोट्स हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।